आखिरकार मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट का पिटारा खुल चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट को पेश किया। अब इसमें आपके लिए क्या खास है वो आपको बताते हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में युवा, किसान, महिला सबके लिए कुछ न कुछ ऐलान किया है। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में भी छूट दिया। नौकरी पेशा के लोगों को भी खुश करने की कवायद की गई। इसके अलावा कई और जरूरी चीजों को सस्ता किया गया है। कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट कैसा है, इसका पूरा विश्लेषण आज मैं करूंगा। एक एक चीज आपके सामने रखूंगा और जिससे आपको पूरा बजट उसका ABCD समझ में आ जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां आम बजट पेश किया, जो 48,20,000 करोड़ का ये भारी भरकम बजट है, जिसमें हर सेक्टर को कुछ न कुछ दिया गया है, सबको खुश किया गया है। किस मंत्रालय को कितना बजट मिला, क्या उनका लक्ष्य है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। और इस बार मोदी 3.0 में जो बजट है वो 48,20,000 करोड़ का है। सबसे बड़ा जो बजट है वो रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। रक्षा मंत्रालय को 4,54,773 करोड़ का बजट है। इसके बाद ग्रामीण विकास यानी ग्रामीण के विकास पर प्रधानमंत्री का खासा फोकस है और उसके लिए 2,65,808 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। कृषि मंत्रालय को भी भारी रकम दिया गया, बजट दिया गया। 1,51,151 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। गृह मंत्रालय को 1,50,983 करोड़ आवंटित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो 1,25,638 करोड़ यानी पिछले साल से इसको भी बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो 89,287 करोड़ का बजट है। ऊर्जा मंत्रालय की बात करें तो यहां पर 68,769 करोड़ का बजट है। सामाजिक कल्याण के लिए ये जो मंत्रालय है 56,501 करोड़ रुपए का बजट है। कॉमर्स और उद्योग मंत्रालय की बात करें तो यहां पर 47,559 करोड़ का बजट है। तो ये अलग अलग जो मंत्रालय है उनके पूरे बजट का आपने देख लिया। अब आम बजट में मुख्य बातें क्या हैं, अब आपको ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो मेन जो पॉइंट्स है जिसको आप आसानी से एक एक पॉइंट आप समझते चलिए। अब देखिए, युवाओं के रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ की 5 योजनाएं होंगी। युवाओं पर खासा फोकस रहा इस बजट में। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, उनको सशक्त बनाना है। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाई गई है। 10 लाख रुपए पहले थी, उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 1 करोड़ घरों को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ा जाएगा। अच्छी बात एक और है कि 12 नए इंडस्ट्रियल हब को मंजूरी दी गई है। 1 करोड़ छात्रों को इंटर्नशिप स्कीम के तहत जोड़ा जाएगा और इस तरफ उनको हर महीने करीब 5,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। और एक और अच्छी खबर, सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है 9%। अब जो पहले 15% थी, 6% अब उसको कर दिया गया है। एक बहुत राहत है, सोना चांदी सस्ता हो गया है। अच्छा, अब बजट में गिनी चुनी जो चीजें सस्ती हुई हैं, महंगी हुई हैं, वो भी आप जान लीजिए कि आपको क्या सस्ता पड़ेगा, क्या महंगा पड़ेगा, और सबकी नजर इसी पे रहती है। 1 जुलाई 2017 से देश भर में GST लागू कर दिया गया था और जिसके बाद से ये बजट सिर्फ कस्टम और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और घटाई जाती है और जिसकी वजह से इनडायरेक्ट असर चीजों पर, कीमतों पर पड़ता है। इस बार वित्त मंत्री ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है और उसका असर आपके पॉकेट पर पड़ा है। 2 की ड्यूटी बढ़ाई है। एक्साइज कस्टम ड्यूटी में बदलाव क्या किया गया है, अब आप जान लीजिए। मोबाइल फोन के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 15% कम की गई है। सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी 9% कम की गई, यानी ये सस्ता होगा। प्लेटिनियम में 6.4 की कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, ये भी सस्ता होगा। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, इस पर एक राहत दी गई है। 3 दवाओं से ड्यूटी हटाई गई है। और अगला, ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर ड्यूटी घटा दी गई है, यानी ये भी सस्ता होगा। सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सामानों पर छूट होगी, यानी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें भी ये भी आपको सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा 25 क्रिटिकल मिनरल्स पर ड्यूटी घटा दी गई है। फिश फीड में 5% की कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है, ये भी आपके लिए सस्ता पड़ जाएगा। टेलीकॉम के सामान पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है 15%, यानी टेलीकॉम में थोड़ा सा आपको अब महंगाई का सामना करना पड़ेगा। प्लास्टिक के प्रोडक्ट पर 25% कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है और इसके अलावा जो लोग सिगरेट के शौकीन हैं उनके लिए भी है कि वहां पर भी वो महंगा पड़ेगा। अब सस्ता क्या हुआ, अब आप जान लीजिए उसको। सोना चांदी सस्ता हो गया है, मोबाइल फोन सस्ता होगा, मोबाइल का चार्जर आप खरीदते वो सस्ता पड़ेगा, बिजली के तार वो सस्ते हो गए हैं, तांबे, जूते, चप्पल, कपड़े खरीदना अब आपके लिए सस्ता हो गया है। कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई हैं, कैंसर का इलाज, उसके जो उपकरण होंगे वो सस्ते हैं।
एक्सरे की मशीन वो सस्ता, सोलर पैनल जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी काफी उत्साहित है, लोगों को कह भी रहे सोलर पैनल इस्तेमाल करने के लिए, वो सस्ता हो जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जिसका प्रमोशन किया जा रहा है वो भी सस्ती हो जाएंगी। चमड़े से बने सामान सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा 25 जरूरी मिनरल्स भी सस्ते हो जाएंगे। मछलियां, फिश प्रोडक्ट वो सस्ता हो जाएगा। लिथियम बैटरी सस्ती होगी, प्लेटिनम सस्ता होगा, कॉपर आपको अब सस्ता हो जाएगा, लोहे का स्क्रैप सस्ता होगा। तो ये चीजें सस्ती हुई हैं जिसका लाभ आपको उठाना होगा। तो अब देखिए बड़ी खबर, आप एक बता दें आपको बड़ी खबर क्या है वो आपके सामने लाते हैं। बड़ी खबर, बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दी गई। ये देखिए अब इसमें सोने के दाम में 5.7% की गिरावट आई है। सबसे राहत की खबर है, बड़ी खबर, 10 ग्राम सोने का दाम अब 68,600 पहुंच गया। बड़ी राहत है ग्राहकों के लिए। एमसीएक्स पर सोने के दाम में 4100 रुपए की गिरावट आई है। ये देखिए, यानी अब 4100 रुपए सस्ता हो गया सोना। खरीदिए सोना, ये देखिए लाभ है। चांदी की बात करें तो 84,800 रुपए किलो ये हो गया है, इसमें भी आपको सस्ता ये पड़ रहा है। चांदी के दाम में लगभग अब आप जोड़ेंगे तो 4300 रुपए की गिरावट आई है। तो बजट में सोने की कीमत कम होने पर लोगों का क्या कुछ कहना है, वो कितने खुश हैं, आपको सुनाते हैं। कैसे बजट आया है जी? ठीक है, ड्यूटी कम हुई है, इससे कई दिनों से ग्राहक भी परेशान था कि भाई भाव बहुत तेज हो गए हैं, तो खरीद नहीं पा रहा था। थोड़ा सा ग्राहक निकला है बाहर। मैं बहुत दिनों से देख रहा था, कभी 70,000 कभी 72,000 के भाव होते हैं, तो आज जैसे भाव कम हुआ मैं सबसे पहले वही लेने आया हूँ। और इसको देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है आज 3-4 हज़ार का तो फायदा होगा ही होगा मेरे को। बहुत दिनों के इंतजार में था कि भाई कभी सोना सस्ता होगा, तो इसलिए आज सस्ता हुआ है। 2-4 हज़ार का फर्क पड़ा है, तो आज खरीदने के लिए आए हैं। सोने पर कस्टम ड्यूटी 9% कम करने से सरकार को भी काफी फायदा होगा। कैसे, अब आपको बताते हैं। दरअसल सोने में निवेश के लिए सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया था, जिसमें आप सोने के लिए बॉन्ड खरीद सकते थे। अब जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो ग्राहक का रिडेम्पशन करता है, यानी उसको बेचता है, तब सरकार ग्राहक को जो तय गोल्ड रेट होता है उसके अनुसार पे करती है। ऐसे में 9% अगर कस्टम ड्यूटी कम होगी तो उनको पे कम होगा, यानी सोने का दाम भी कम रहेगा, और जिससे सरकार बाजार भाव पर ही सोने का दाम ग्राहक को पे करेगी। अब सोना सस्ता रहेगा तो सरकार को पैसे भी कम देने पड़ेंगे। अभी बाजार में 1 लाख करोड़ के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हैं, और अब अगर सभी का रिडेम्पशन होता है तो सरकार को 9,000 करोड़ रुपए कम देने पड़ेंगे। सरकार को 9,000 करोड़ का फायदा होगा, आम लोगों को भी फायदा होगा, यानी सबकी बल्ले बल्ले है। तो बजट में कई चीजों के जो सस्ते होने की भी बात सामने आ रही है, जिसके बाद लोग काफी खुश हैं। पहले जब दाम ज़्यादा थे तब क्लाइंट कम हो गए थे, अब लगता है जैसे ही दाम कम होगा क्लाइंट भी बढ़ेंगे। क्लाइंट बढ़ेंगे वो हमारे लिए भी अच्छा है, बाकी सबके लिए अच्छा है। कपड़े के दाम कम होंगे तो ले लेंगे, ज़्यादा कपड़े लेने में कंफर्टेबल होगा, ले लेंगे। दाम कम होंगे तो ज़्यादा ही कपड़े लेंगे ना। आज मैंने बजट देखा है कि जो बजट आया है उसके अंदर मोबाइल की रेटें कम हुई है, इससे आम पब्लिक को बहुत फ़ायदा हो। सस्ते मिलेंगे, सभी को ही फायदा है। अगर रेट सस्ते होंगे तो ग्राहक ज़्यादा आएंगे, दुकानदारों के लिए भी फायदा है, दुकानदारों की सेल अच्छी होंगी। तो बजट में ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ है। अगर सरकार ने कुछ रेटें कम की है तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा है। कस्टमर को उसकी रेट के हिसाब से बहुत अच्छा वैल्यू वाइड फ़ोन मिल जाएगा। ये उससे बहुत अच्छी फ़ायदा है कि उसको कम बजट में अच्छा फ़ोन मिलने की उसको मिल जाएगी। तो आपने जाना कि इस बजट में क्या सस्ता हुआ। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या महंगा हुआ है। पीवीसी फ्लैक्स ये महंगा हो गया, पेट्रोकेमिकल महंगा हो गया, अब हवाई सफर करना महंगा हो जाएगा, सिगरेट महंगा हो गया, टेलीकॉम के उपकरण ये अब महंगा हो जाएंगे। इन चीज़ों पर जो है अब महंगाई आपको उस पर राहत नहीं मिली है। कुछ चीज़ों के दाम बढ़ने से लोगों ने नाराज़गी भी जताई है। आपको उनको भी सुनाते हैं कि आखिर उनकी क्या बात है, वो क्यों नाराज़ है। सर ये बजट में जो है आम आदमी के लिए तो कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा। मैं सबसे पहले मेरे लिए, मैं सरकारी नौकर रिटायर्ड हूँ। अच्छा। 18 महीने का हमारा डीए फ्रीज है। हाँ। अगर हमारी इकोनॉमी जो है वाकई जो है बहुत बढ़ रही है, हाँ। जीडीपी बढ़ रहा है, तो पहले तो वो ही देना चाहिए। बात है आम आदमी को कुछ नहीं मिला। अच्छा। जहाँ सरकार ने, वित्त मंत्री साहिबा ने ये डिक्लेयर किया कि जो 1 लाख जिसको वो मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, उसको 3,000 गवर्नमेंट जो है पीएफ में डालेगी।
जिसको ऑलरेडी 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, उसको क्या जरूरत है 3,000 की? गरीब आदमी का तो बिल्कुल भी नहीं सोचा इसमें। भाई आप हमको मेरे ख्याल से छोटे से बड़े हो गए 2.5 लाख सुनते हुए, और इन लोगों की उस समय तनख्वाह एमपीओ की 80,000 होती थी, आज मेरे ख्याल से 3-4 लाख रुपए हो गई है। ठीक है, तो आम लोगों के लिए कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी उम्मीद थी वो हो गया, यानी राहत मिल गई है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे टर्म के पहले पूर्णकालिक बजट में 4 करोड़ टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी लाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स पेयर्स को दोहरी राहत दी है। पहली ये कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में 25,000 की बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही वो टैक्स पेयर जो नए रिजीम में शिफ्ट हो गए हैं उनके लिए भी नए टैक्स का जो स्लैब का प्रावधान कर दिया गया है। जिसके बाद वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इन दोनों प्रावधान से टैक्स पेयर्स को लगभग 17,500 का सालाना फायदा होगा। अगर इसको और आसान भाषा में कहें तो अब हर साल आपको 17,500 रुपए टैक्स कम देने पड़ेंगे और ये पैसे अब आपकी जेब में आएंगे। केवल इतना नहीं, वित्त मंत्री ने सदन में यह भी बताया कि इस राहत से सरकार पर 30,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा और जिसे मैनेज करने के लिए सरकार को अन्य आय के स्रोतों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहरहाल सरकार के इस दोहरे तोहफे से टैक्स पेयर्स काफी खुश हैं। टैक्स पेयर पर कर्म करते हुए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ साफ घोषणा की है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान इनकम टैक्स के एक्ट 1961 में किया गया और जिसका लाभ हर टैक्स पेयर्स को मिलता है। लेकिन ये फायदा उन टैक्स पेयर्स के लिए सबसे अधिक है लाभकारी जो कम आय वर्ग के होते हैं। मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में 25,000 सालाना की बढ़ोतरी की है। पहले ये जो रियायत थी वो 50,000 की थी, अब इसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया, यानी 25,000 इसको और बढ़ा दिया गया है। जिसके बाद से जिस भी किसी की सालाना इनकम 7,75,000 है उसे 1 रुपए भी अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा, यानी उसकी सारी की सारी जो कमाई होगी वो टैक्स फ्री होगी। ये एक राहत की खबर है। इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सारा प्रावधान नए रिजीम के लिए किया है, कोई भी प्रावधान ओल्ड रिजीम के लिए नहीं किया है। अब नई टैक्स रिजीम में स्लैब में क्या बदलाव किया गया अब वो भी आपको बता देते हैं। और सरकार की कोशिश है कि लोग शिफ्ट हो नए टैक्स रिजीम में। सरकार ने नए टैक्स स्लैब को 1 लाख सालाना तक बढ़ा दिया है। अभी तक टैक्स का जो पहला स्लैब था वो 0 से 3 लाख का था, जिस पर 0% टैक्स था, वो वैसे ही बरकरार है। लेकिन जो बदलाव किया गया है वो है दूसरा टैक्स स्लैब, यानी 3 लाख से 6 लाख तक का था, जिस पर 5% लगता था। अब इसको बढ़ाया गया, यानी अब 3 से 7 लाख हो गया, यानी 1 लाख रुपए यहाँ पर बढ़ाया गया है। अब इस पर 5% टैक्स लगेगा। पहले तीसरा टैक्स स्लैब 6 से 9 लाख रुपए तक का था, जिस पर 10% टैक्स लगता था। अब इसको बढ़ाया गया, यानी 7 से 10 लाख कर दिया गया। अब इस पर 10% का टैक्स रखा गया है। चौथा जो टैक्स स्लैब था वो 9 से 12 लाख रुपए का था, अब इसको 10 से 12 लाख रुपए कर दिया गया, जिस पर 15% टैक्स लगेगा। बाकी के दोनों टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि 15 लाख प्लस वाले में थोड़ा सा बदलाव किया जाए। 12 से 15 लाख के स्लैब में पहले की तरह 20% टैक्स लगता रहेगा और 15 लाख से अगर आप अधिक कमाते हैं तो 30% टैक्स देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर लोग थोड़ा राहत की डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे स्लैब 25% कर दिया, लेकिन वो नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप भी नई रिजीम के टैक्स पेयर हैं तो ये बजट आपके लिए कैसे राहत लेकर आया है ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। बड़ा पेचीदा मामला है। अब इसके लिए हर स्लैब के एक एक उदाहरण को आपको समझाता हूं। जो शख्स मान लीजिए हर साल लगभग 7,75,000 रुपये कमाता है, उसकी कर योग्य आय यानी टैक्सेबल इनकम में अब तक जो मिल रही थी 50,000 की मानक कटौती, अब उसमें बढ़ोतरी कर दी गई, यानी अब 7,25,000 वो रह जाती, उस पर 50,000 रुपया अब कटौती हो गई।
और मौजूदा नियमों और टैक्स दरों के आधार पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर यानी जो सेस हम कहते हैं उसकी इनकम टैक्स देनदारी 28,600 रुपये की बनती है, जबकि मानक कटौती में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद ये जो टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। धारा 87A के तहत मिलने वाली छूट के बदौलत इसकी जो टैक्स देनदारी है वो शून्य हो जाएगी और इस तरह एक शख्स को सिर्फ 28,600 का लाभ हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा। तो जिस शख्स की अब कुल आय 10,75,000 है यानी उससे अधिक है, तो अब उसमें क्या प्रावधान है? उसकी टैक्सेबल इनकम अब तक 10,25,000 होती थी, अब उसकी इनकम टैक्स की देनदारी करीब 66,300 होती है। मानक में कटौती के बाद जो बढ़ोतरी के बाद इस शख्स की टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 10 लाख रुपए और नए स्लैब में इसके आधार पर इनकम टैक्स देनदारी होगी 52,000 रुपए। सो इसमें भी अगर आप देखें तो करीब 14,300 करोड़ का शुद्ध मुनाफा लाभ हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। जिस शख्स की कुल आय 12,75,000 है, अब उनके लिए क्या फायदा है? अब आप जानिए। इनकी जो टैक्सेबल इनकम होती है वो 12,25,000 और इसके लिए इनकम टैक्स देनदारी करीब 98,800 रुपए बनती है। नए नियमों से अब इस शख्स में कर योग्य आय यानी 12 लाख रुपए हो जाएगी। अब उनके हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो फिर उनकी देनदारी होगी 83,200 रुपए, जिससे इनको क्या फायदा होगा? 15,600 रुपए का इनको भी फायदा होगा। तो सालाना अगर आप 15,75,000 कमाते हैं तब क्या होगा? तब आपकी टैक्सेबल इनकम होगी 15,25,000। उसकी वजह से जो इनकम टैक्स की देनदारी हो जाएगी वो होगा 1,08,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन में 25,000 की बढ़ोतरी के बाद इनकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 15 लाख रुपए। नई स्लैब में इसके आधार पर इनकम टैक्स की देनदारी इनकी होगी 1,75,600 रुपए। इनको क्या फायदा होगा? इनको भी फायदा होगा 18,200 रुपए का। जो शख्स 18,75,000 कमाता है उनकी जो टैक्सेबल इनकम क्या है? 50,000 की मौजूदा मानक कटौती के बाद 18,25,000 हो जाएगी और जिस पर जो उनकी टैक्स की देनदारी बनती है वो 2,57,400 रुपए की बनती है। मानक कटौती में बढ़ोतरी के बाद इनकी जो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी वो 18 लाख रुपए हो जाएगी। अब फिर जिस पे इनको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 2,39,200 रुपए। और फिर इनको क्या फायदा होगा? इनको भी फायदा होगा 18,200 रुपए का, यानी फायदा इनको भी मिल रहा है। यानी जितने भी नई रिजीम जो टैक्स प्रणाली है उसमें जो है उन लोगों को फायदा होगा और इसलिए सरकार की कोशिश भी है कि लोग नए टैक्स प्रणाली में आए। चलिए अब इंडिया बोल रहा है, अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक ही वार से विरोधियों को पस्त कर दिया है, चित कर दिया है। शायद इसलिए इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। बजट की बात से विपक्ष को उन्होंने मात दे दी है। इस बजट में दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने मित्र धर्म को निभाया है। सरकार ने अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बम कर दिया है। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए 74,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे दोनों दल काफी खुश हैं। तो बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा न मिला हो, जिसकी मांग जेडीयू कर रही थी, लेकिन केंद्रीय बजट में तोहफे दिए गए हैं। बिहार को भारी भरकम बजट का ऐलान किया गया है, जिसमें कई परियोजनाओं को शामिल किया गया है और जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बम हो गए, बहुत खुश है वो। आपको बता देते हैं कि बजट में बिहार को क्या मिला। अब अभी जान लीजिए, अगर आप बिहार के हैं तो आप जानिए कि क्या फायदा है। अलग अलग योजनाओं के लिए 58,900 करोड़ का प्रावधान किया गया, ये तोहफा दिया गया है। सड़कों के जाल के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एक्सप्रेसवे बनेंगे, गंगा नदी पर पुल बनेगा, बिहार में 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम के लिए घोषणाएं की गई हो, उसमें ये फंड लगेगा। इसके अलावा पटना से पूर्णिया के लिए एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, बक्सर से भागलपुर के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा और बक्सर में गंगा नदी पर जो पुल बनेगा वो 2 लेन का पुल बनेगा। तो ये बिहार के लिए है, उसके लिए 26,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक और जो खास सौगात है, बोधगया में महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। जैसे बनारस में है काशी कॉरिडोर, उसी तरीके से बोधगया कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो बिहार को अलग अलग योजनाओं के जरिए करीब 58,900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और जिससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी प्रसन्न हैं। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं वो इस बजट को लेकर। नहीं, हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है, इसलिए
तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिए। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे, तो एक चीज का तो शुरू हो गया। केंद्र सरकार की तरफ से साफ साफ लिखित में जवाब दिया गया था कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा था। इससे आरजेडी कांग्रेस लोग चुटकी ले रहे थे, नीतीश से कह रहे नीतीश बाबू इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन अब वो खुश हैं। तो सीएम नीतीश कुमार ही नहीं, सत्ता पक्ष के बाकी नेता भी बजट में जो बिहार को सौगात मिली है वो काफी प्रसन्नचित हैं। सुनिए आप भी उनको। बिहार के विकसित बिहार बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उसमें आज 26,000 करोड़ एक्सप्रेस वे बनाया गया है, बाढ़ से मुक्ति के लिए, नहरीकरण के लिए, युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की गई है और इससे बिहार को पूरा लाभ होगा। पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने जो गरीब, युवा, किसान, महिला के लिए कहे थे वह बजट में साफ झलक रहा है और यह बजट भारत को विकसित भारत बनाने, बिहार को विकसित बिहार बनाने का एक बड़ा ही नींव रखा गया। जो बजट आया है और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें बिहार के लिए पैकेज का भरमार है। आप जिस भी क्षेत्र में देखिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन को विकसित करने के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में योजनाओं का भरमार है। तो इसलिए बिहार को आज इससे ये योजनाओं के लागू हो जाने के बाद बिहार के विकास का दर और बढ़ेगा। बिहार वैसे ही दोहरे विकास दर के साथ पिछले कई वर्षों से है और इसलिए बिहार का विशेष और बढ़ेगा। बजट प्रशंसनीय है। इसमें पिछड़े राज्यों को विशेष सहायता देने का प्रोविजन है, खास तौर से बिहार को और आंध्र प्रदेश को। बिहार की तो लंबे समय से मांग थी। हमें प्रसन्नता है कि हमारे जितने भी कंसर्न थे उनको इसमें एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। बिहार ही नहीं, आंध्र प्रदेश के लिए भी इस बजट में 15,000 करोड़ के मदद का प्रावधान किया गया है, जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए खर्च किया जाएगा, जिसके तहत फंड में पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को जारी किया गया। इसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की पोरावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद की जाएगी। आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाकों के लिए भी एक्ट के तहत रकम मुहैया कराई जाएगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 5 बार आंध्र प्रदेश का जिक्र किया है। बजट में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ के आवंटन के बाद चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर पोस्ट किया और केंद्रीय बजट की सराहना की और आंध्र प्रदेश की जरूरतों को पहचानने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद किया है। यानी दोनों जो दल हैं, एनडीए के सहयोगी दल, दोनों प्रसन्नचित हैं, खुश हैं। बिहार और आंध्र को बजट में सौगात मिलने पर जेडीयू और टीडीपी के नेता काफी खुश हैं, लेकिन विरोधी नाराज हैं। वो कह रहे हैं भाई ये तो भेदभाव हो गया। आप भी सुनिए। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई पीएमजीएसवाई के तहत रोड आएगा, उसको वो दे देंगे। बजट के खिलाफ एक बड़ी खबर है कि संसद में प्रदर्शन करेगा विपक्ष। बजट के खिलाफ संसद में प्रदर्शन करेगा। एनडीए की जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया। बड़ी खबर है कि गैर बीजेपी सरकारों को कुछ नहीं दिया गया। बहुत गंभीर आरोप लगाया है प्रमोद तिवारी ने, कहा कि संसद के अंदर अपनी हम आवाज उठाएंगे। बजट ऐसे पेश हुआ जैसे ये बीजेपी का बजट हो। और राहुल गांधी ने कहा ये तो कुर्सी बचाने वाला बजट है। अब इसको लेकर इंडिया गठबंधन की अभी मल्लिकार्जुन के खड़गे की आवाज पर बैठक हुई, उसमें यह फैसला लिया गया कि इस बजट का हम विरोध करेंगे। देखिए, बजट पर हम लोगों ने चर्चा की। ये बजट 3/4 हिंदुस्तान के राज्यों में, खास तौर से उन राज्यों में विशेष रूप से जहां गैर भाजपाई सरकार है,
पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है, पूरी तरह विकास के नाम पर शून्य कर दिया गया है। तो निसंदेह कल प्रोटेस्ट करेंगे हम सब, पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी आवाज उठाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बजट में रेलवे को कितना आवंटन हुआ अब ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पहले अलग से बजट पेश होता था, अब इसी में हुआ है। क्योंकि पहले रेल का बजट एक अलग से आता था, वित्त मंत्री ने रेलवे के बजट में करीब 2,62,000 करोड़ का आवंटन किया है। 2,62,000 करोड़ का रेल बजट है इस बार, और जिसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सबसे ज्यादा जो खर्च किया जाएगा वो कवच पर होगा, जिससे रेल हादसों को रोका जाए। 10,000 नए जनरल कोच बनाए जाएंगे। इसके अलावा रेल मंत्री ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही संजीदा तरीके से, एक बहुत ही मेथोडिकल वे में मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का जो अभियान किया है, इस अभियान में आज का बजट एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आप देखेंगे 10 वर्षों में गरीब परिवारों का कल्याण हो, मिडिल क्लास परिवारों के लिए सुविधाएं हो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बने, साथ ही साथ फिस्कल प्रूडेंस एक बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को मैनेज किया है। आज के बजट में वही रिफ्लेक्शन, वही पॉलिसीज का कंटिन्यूएशन दिखाई देता है। आज के बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए एक विशेष 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। नौजवानों को किस तरह से इंटर्नशिप के माध्यम से नया रोजगार मिले, फर्स्ट टाइमर्स जो जॉब में जाते हैं उनके लिए एक सुविधा, प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस तरह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इस सब की व्यवस्था को आज के बजट में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है।